स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी, कैसे चल रही है आपकी तैयारी। HSSC TGT जनरल पार्ट की प्रिपरेशन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री है। एनवायरमेंटल अवेयरनेस यहाँ पर चली हुई है। रोड सेफ्टी कंप्लीट हो चुका है। टॉपिक नंबर 7 जो आज का रहने वाला है वो आपका एयर पोल्यूशन है। ठीक है, उसके बाद आपका वाटर पॉल्यूशन है, जो आपका एक आपका लेक्चर में जो है ख़त्म कर दूंगी। सो मेरा टारगेट है कि विद इन 8 to 9 डेज आपका सारा सिलेबस यहाँ पर मैं ख़त्म करवा दूँ। चलिए, कंटेंट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको यहाँ पर पॉल्यूशन क्या होता है सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए। उसके बाद एयर पोल्यूशन पढ़ेंगे, कॉजेज पढ़ेंगे, सोर्सेज जो आपका सिलेबस में लिख करके दिया गया है, इफेक्ट्स क्या होते हैं, कंट्रोल हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं। बाइलिंगुअल कंटेंट ये रहेगा। पसंद आता है तो लाइक कर देना, कमेंट करके बता देना कैसा लग रहा है। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ पॉल्यूशन। देखिए, एयर पोल्यूशन पर बढ़ने से पहले आपको पहले पता होना चाहिए कि हम प्रदूषण की जिक्र हम कर रहे हैं तो ये होता क्या है, पॉल्यूशन आखिर होता क्या है। पोल्यूशन क्या होता है, एक अनडिज़ायरेबल चेंज होता है। अनडिज़ायरेबल मतलब एक ऐसा बदलाव, एक ऐसा चेंज जिसकी हमें इच्छा नहीं है लेकिन वो हो रहा है। अनडिज़ायरेबल है, इसकी हमें चाह नहीं है। दैट टेक प्लेस इन द एनवायरमेंट विच इज़ हार्मफुल टू बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। यानी कि हमारे एनवायरमेंट के अंदर जो भी लिविंग थिंग्स है, जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है, सबके ऊपर एक हार्मफुल, एक विनाशकारी प्रभाव अगर पड़ रहा है, अगर कोई एनवायरमेंट के अंदर कोई चेंज हो रहा है तो वो क्या होता है, वो आपका पॉल्यूशन होता है। यानी कि वो प्रदूषण होता है जिसका बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट होता है हमारे एनवायरमेंट के ऊपर। ठीक है, पर्यावरण के किसी भी तत्व में होने वाला वो बदलाव जिसका धरती पर मौजूद जीवों पर एक बुरा प्रभाव पड़ता है वो प्रदूषण कहलाता है। फिर चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, चाहे वाटर पोल्यूशन हो, चाहे साउंड पोल्यूशन हो, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, चाहे धरती का पोल्यूशन हो, कुछ भी हो आपका, तो ये इसका ना एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है सबके ऊपर। तो ये जो वातावरण में मौजूद हानिकारक जीवन नाशक और जहरीले पदार्थ एकत्रित होते हैं, इसे दूषित कर देते हैं। जो भी मटेरियल है जो इस चीज़ में अपना योगदान दे रहे हैं, किसमें, पोल्यूशन के अंदर, यानी कि जो भी मटेरियल पोल्यूशन कर रहे हैं वो जो मटेरियल है उनको पोल्यूटेंट्स कहा जाता है। जो भी पोल्यूशन कर रहे हैं उन मटेरियल को पोल्यूटेंट्स कहा जाता है। हिंदी में इनको प्रदूषक कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, पोल्यूटेंट्स वो अनडिज़ायरेबल मटेरियल्स होते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को हार्मफुल, यहाँ पर नुकसान पहुँचा रहे हैं, हमारे एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। वो ऐसे मटेरियल क्या होते हैं, वो प्रदूषक होते हैं जो कि प्रदूषण फैलाते हैं, जिनको इंग्लिश में पोल्यूटेंट्स बोला जाता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब बढ़ते हैं एयर पोल्यूशन, जो कि आपका आज का टॉपिक रहने वाला है। वायु प्रदूषण आखिर होता क्या है। देखिए, जब एयर की बात आती है तो आप सभी को पता है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जो एयर्स मतलब डिफरेंट यहाँ पर क्या होती हैं, गैसेज होती हैं, जिसमें से नाइट्रोजन आपका 78% होता है और ऑक्सीजन आपका 21% के अराउंड होता है। एंड रेस्ट गैसेज होती है आपकी जिसके अंदर, ठीक है, जिसके अंदर नाइट्रोजन 78 है, ऑक्सीजन 21 है, अदर गैसेज यहाँ पर लेस देन 1% है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सारी चीज़ें यहाँ पर हल्की अमाउंट में है, लेकिन मेजरली आपका नाइट्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। अब ये जो कंपोनेंट्स होते हैं ये आपको नेचर में दिए गए हैं। अगर इनके साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ या किसी भी प्रकार का अगर खिलवाड़ किया जाता है, और वो कैसे होगा, मान लीजिए अगर ये ऊपर नीचे हो जाती है, कोई गैसेज अगर ज़्यादा अमाउंट में हो गई, कोई गैसेज अगर कम हो गई, तो वो कहीं ना कहीं किस चीज़ को यहाँ पर असर डालती है, वो यहाँ पर एक पोल्यूशन क्रिएट करती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का जो रेशो होता है, वो जो कंपोनेंट होता है, वो सिर्फ 1% से भी बहुत कम होता है, पॉइंट्स में होता है, लेकिन ये बढ़ कर के अभी एनवायरनमेंट में ज़्यादा होती जा रही है। अगर होती जा रही है तो फिर क्या हो रहा है, हमारा एयर पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने समझनी है कि जो भी कंपोनेंट्स हमारे एनवायरनमेंट में है गैसेस के, उसमें अगर कोई भी चेंज या फिर परिवर्तन आता है तो वो कहीं ना कहीं प्रदूषण को यहाँ पर लेकर के आता है। एयर पोल्यूशन रेफर्स टू एनी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल चेंज इन द एयर। अगर वायु के अंदर, अगर हवा के अंदर किसी भी प्रकार का फिजिकल, किसी भी प्रकार का रसायन युक्त या फिर जैविक चेंज यहाँ पर हो रहा है तो वो किसको लेकर के आता है, वो आपका वायु प्रदूषण को यहाँ पर लेकर के आ रहा है। इट इज़ द कॉन्टामिनेशन ऑफ एनी हार्मफुल गैस। कॉन्टामिनेशन का मतलब क्या होता है, मतलब मिक्स होना, ठीक है, मिक्स होना, एक मतलब संक्रमित करना टाइप।
तो कोई भी हार्मफुल गैस है वो यहाँ पर संक्रमित कर रही है, जैसे डस्ट हो सकता है, स्मोक हो सकता है, जो कि प्लांट्स को भी इफेक्ट कर रहे हैं, एनिमल्स को इफेक्ट कर रहे हैं, और ड्रास्टिकली ह्यूमंस को भी, यानी कि बहुत ही भयंकर तरीके से हम लोग इस चीज़ से अफेक्ट कर रहे हैं। और ये चीज़ आपको सभी को पता है आज के टाइम में एयर पोल्यूशन कितना ही खतरनाक तरीके से होता जा रहा है। फिर चाहे वो ग्रीन हाउस गैस की बात करी जाए, चाहे फिर आप अपने नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज जिसके अंदर फोसल फ्यूल्स आते हैं, इनको जब हम जलाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में CO2 एंड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए एक ड्रास्टिक चेंज लेकर के यहाँ पे आ रही है। तो ये सारे किसको लेकर के आ रहे हैं? ये सारे एयर पोल्यूशन को यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हो जितनी भी फैक्ट्रीज वगैरह होते हैं, जितने भी उद्योग हैं, इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ पर आपको इतना धुआं, इतना पोल्यूशन देखने को मिल रहा है। अब ये थोड़ी ना है कि ये फैक्ट्री तक सीमित रह जाता है, ये एनवायरनमेंट में फैलता है और हमें कहीं ना कहीं बीमारियों से भी ग्रसित कर रहा है, और ह्यूमन बींग के साथ साथ प्लांट्स भी इससे इफेक्ट हो रहे हैं, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो इससे इफेक्ट हो रहे हैं, जितने भी आपकी इकोसिस्टम, जो भी आपकी बायोडाइवर्सिटी है वो इससे क्या हो रही है, वो इफेक्ट हो रही है। ठीक है, तो देयर इज सर्टेन परसेंटेज ऑफ गैसेस प्रेजेंट इन, वो मैंने आपको ऊपर बताया कि एक कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, कुछ गैसेस एक सर्टेन परसेंट में होती है, जैसे नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन 21%, तो इनका एक डेफिनेट अमाउंट होता है। अगर इनके अंदर किसी भी प्रकार का इंक्रीज या डिक्रीमेंट होता है इन गैसेस के अंदर, तो वो हमारे लिए कैसा होता है, वो हमारे लिए विनाशदेही होता है, हार्मफुल होता है। तो ये जो इम्बैलेंस है इस गैसेस कंपोजिशन के ऊपर, और इससे क्या हो रहा है, ये जो इम्बैलेंस क्रिएट हो गया, जो गैसेस हमारी ज़्यादा कम होती जा रही हैं, इससे जो धरती का जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर बढ़ रहा है, और जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो क्या लेकर के आ रहा है, वो ग्लोबल वार्मिंग लेकर के आ रहा है, जिससे हमारे जो ग्लेशियर है वो पिघलते जा रहे हैं और हमारा जो वाटर का लेवल है वो यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग को ये यहाँ पर चीज़ कर रहा है, क्योंकि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। तो ये चीज़ आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है। वातावरण में गैसों का एक निश्चित प्रतिशत मौजूद होता है, इन गैसों की संरचना में वृद्धि की कमी या ज़्यादा रहने के लिए हमारे लिए खतरनाक है। ठीक है, तो ये आपको हिंदी में दिया गया, आप इसको पढ़ सकते हो, ग्लोबल वार्मिंग के रूप में जाना जाता है। अब बात आती है सोर्सेज क्या हैं, कोजेज क्या हैं, आखिर क्या कारण होते हैं एयर पोल्यूशंस के, आखिर हम लोग ऐसा क्या कर रहे हैं कि वायु के अंदर प्रदूषण यहाँ पर फैलने को देखने को मिल रहा है। सबसे पहला जो एक ड्रास्टिक जो कारण है, जो एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है, सबसे मेन रीज़न आप इसको कह सकते हो, सबसे मेन रीज़न है ये। क्यों है मेन रीज़न? क्योंकि मैं आपको पिछले वीडियो में नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मैंने आपको पढ़ाया था, जो कि एनवायरनमेंट के लिए खतरनाक थे। वही नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर आपका एक आता है जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल्स, जिसके अंदर आपका पेट्रोल आता है, ऑयल आता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं, कोयला आता है, कोल आता है, ये सारे फॉसिल फ्यूल्स का हिस्सा होता है। और हमें पता है, आप सभी को पता है कि बिजली बनाने के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल आज के टाइम में कोयले का हो रहा है, और कोयला जब जलता है तो ज़्यादा अमाउंट में CO2 निकलता है, और जब कोयला अगर इनकम्प्लीट जल रहा है, यानी कि उसका जो कंबशन है, उसका जो जलना अगर इनकम्प्लीट है, वो अगर अच्छे से नहीं जल पा रहा है, तो फिर यहाँ पर जो गैस निकलती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, जो कि CO2 से यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से बहुत ज़्यादा अमाउंट में खतरनाक होती है। एक तरीके से ये एक डेथ का काम करती है किसी भी इंडिविजुअल के लिए। तो ये काफ़ी अमाउंट में से ज़्यादा इतनी खतरनाक आपके लिए कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती, जितनी आपको मल्टीपल टाइम्स जो है डेंजरस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जब कोयले का इनकम्प्लीट कंबशन होता है, फॉसिल फ्यूल्स का जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है, जब वो अच्छे से नहीं जल पाते हैं, तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है। इसलिए आज के टाइम में एयर पोल्यूशन का जो मेजर कॉज है वो आपका यही है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। अगर आपसे कोई पूछे तो आपने यही बताना है। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलती है, जो कि एक हानिकारक गैस है हमारे लिए, साथ ही कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी निकलती है। तो एक जो मेजर सोर्स है एयर पोल्यूशन का, एक जो मेजर कॉज है, वो आपका फॉसिल फ्यूल्स यहाँ पर बन जाता है। उसके बाद ऑटोमोबाइल्स आते हैं, जितने भी वाहन व्हीकल आप लोग यहाँ पर चलाते हो, अब वो ऐसे ही नहीं चलते हैं, अब CNG वाले आ गए हैं। क्यों आए हैं ये इलेक्ट्रिसिटी वाले व्हीकल आने लग गए हैं? क्यों आए हैं वो? क्योंकि इसी के ही परिणाम स्वरूप आए हैं, क्योंकि यहाँ से जो है हानिकारक गैसें निकलती हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट को काफ़ी नुकसान पहुँचा रही है। इसी करके CNG के व्हीकल आए हैं, इलेक्ट्रिसिटी के आए हैं, कि कम से कम ये नुकसान तो हमें ना हो। तो गैसेज एमिटेड फ्रॉम द व्हीकल्स सच एज जीप, जो भी आपके ये व्हीकल्स है, ये हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं, और ये मेजर सोर्स होते हैं, जो गैसेज ये रिलीज करते हैं वो मेजर सोर्स होते हैं ग्रीन हाउस गैस के, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आता है, और इससे हमें बहुत सारी बीमारियां भी देखने को मिल रही है।
ठीक है, तो ये ऑटोमोबाइल्स हो गया। उसके बाद आता है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। हम सभी को पता है भाई, हम खेती बाड़ी जब करते हैं, खेती वगैरह करते हैं, तो जो रिमेन्स रह जाते हैं फसलों में, उस रिमेन्स को हम लोग जला देते हैं। ठीक है, जलाते हैं, आपने देखा होगा ना, पराली वगैरह जलती है। तो ये जो हम जलाते हैं, इससे हमारे खेतों की जो मिट्टी है उसको नुकसान तो हो ही रहा है, साथ ही हमारा जो एनवायरनमेंट है वो भी यहाँ पर पोल्यूटेड हो रहा है। तो डबल जो इसके नुकसान होते हैं एग्रीकल्चर के। और साथ ही साथ हम लोग जिस फर्टिलाइजर्स का, जो मैन मेड फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, जो खाद का इस्तेमाल करते हैं अपनी मिट्टी के लिए, वो कहीं ना कहीं हमारे सामने एक बड़ी समस्या है, जो हमारे लिए एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी एक नेगेटिव इफेक्ट लेकर के आता है। तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी आपको यहाँ पर एनवायरमेंटल के अंदर, आपको यहाँ पर एयर पोल्यूशन यहाँ पर देखने को मिलता है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ की वजह से भी। ठीक है, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज़, मैंने आपको ऊपर बताया कि बहुत सारे अमाउंट में यहाँ पर गैसेस निकलती है, CO2 निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो फैक्ट्री से निकलती है, जो सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं रहती है, बल्कि आस पड़ोस के जितने भी एरियाज़ होते हैं, आपने अगर कोई इंडस्ट्रियल एरिया अगर देखा होगा तो उसके आसपास की जो वातावरण होता है वो बहुत गंदा टाइप सा होता है, वहाँ पर स्मेल बहुत गंदी आती है, क्योंकि वहाँ तक ये सीमित नहीं रहता है, ये हवा में रिलीज होता है और अपनी क्वालिटी को कहीं ना कहीं क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। ठीक है, तो ये भी एक मेन कारण होता है एयर पोल्यूशन का। उसके बाद है माइनिंग एक्टिविटीज़। हम लोग माइनिंग करते, खनन करते हैं, तो माइनिंग में क्या होता है कि मिनरल्स को, जितने भी मिनरल्स होते हैं उनको हम यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय यूजिंग लार्ज पीस ऑफ इक्विपमेंट। द डस्ट, यहाँ से निकलने वाली जो डस्ट है, जो धूल है और जो केमिकल रिलीज्ड हो रहे हैं इस प्रोसेस के दौरान, वो हमारी हवा को क्या कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं, और साथ ही जितने भी वर्कर वहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा ख़राब करती हैं। ठीक है, आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई है, जो भी लोग इन्होंने इसमें जैसे कोयले की खदान में काम करते हैं, कहीं भी काम करते हैं, तो उनका जो हेल्थ होता है वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ से बहुत अफेक्ट होता है, क्योंकि वो चीज़ें वो डायरेक्टली इनहेल कर रहे होते हैं। जो डस्ट है, जो केमिकल वहाँ से निकल रहा है, वो इनहेल कर रहे होते हैं डायरेक्टली, और उनके जो फेफड़े हैं वो कहीं ना कहीं वहाँ पे ख़राब हो जाते हैं। तो माइनिंग एक्टिविटीज़ से भी यहाँ पे एयर पोल्यूशन देखने को मिल रहा है। उसके बाद आते हैं डोमेस्टिक सोर्सेज। हम अपने घरों में भी, ऐसा नहीं है कि एनवायरनमेंट में जो है हम लोग गाड़ियाँ चलाते हैं उससे ही, फैक्ट्रीज से ही यहाँ पे हो रहा है, खेतों से ही हो रहा है, हम अपने घरों से भी इस चीज़ को लागू करते हैं। हमारे घरों में हम, मान लीजिए हम चूल्हा जलाते हैं, तो चूल्हे से लकड़ी वगैरह जलाते हैं, तो वहाँ से भी तो गैसेज निकल रही है हार्मफुल, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत नुकसानदायक है। साथ ही हम घरों के अंदर जो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, जो पेंट करते हैं, उससे टॉक्सिक केमिकल्स हवा के अंदर रिलीज होते हैं। जस्ट द स्मेल फ्रॉम द न्यूली पेंटेड वेल इज़ द स्मेल ऑफ द केमिकल प्रेजेंट इन द पेंट। आपने एक ऐसे स्मेल को, इसको महसूस किया होगा, आपने सूंघा होगा ना उस स्मेल को, जब नई नई वॉल पे पेंट हुआ होता है, तो वो जो पेंट क्या है वो एक्चुअल में वो जो केमिकल उसके अंदर प्रेजेंट होता है वो स्मेल होती है। ठीक है, तो ये ना सिर्फ पोल्यूट करती है बल्कि हमारा जो सांस लेने है उसको भी यहाँ पर कठिन करती है। तो ये भी आपका एक मेन रीज़न हो जाता है, जो घरेलू चीज़ों से भी यहाँ से निकल करके आते हैं। अब आपने कोर्स देख लिए, अब आप देखेंगे टाइप्स क्या होते हैं। यहाँ पर पोल्यूटेंट्स के टाइप हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जितने भी प्रदूषक होते हैं, मैंने आपको ऊपर बताया ना प्रदूषक क्या होते हैं, वो ऐसे अनडिज़ायरेबल मटेरियल जो कि आपके पोल्यूशन को बढ़ा रहे हैं, जैसे आपकी गैसेज हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये जितनी भी गैसेज होती है, ये आपके जितनी भी, अब गैसेज फॉर्म में नहीं होता, ये आपका कणों के फॉर्म में भी होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके टाइप्स में आती हैं कि एयर के जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, जो प्रदूषक होते हैं, जो हमारी हवा को ख़राब कर रहे हैं, वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये यहाँ पर 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एंड देन आता है आपका सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स वो पोल्यूटेंट्स होते हैं जो डायरेक्टली जो है आपके हवा के अंदर आए हैं। जैसे जब आप लकड़ी जलाते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका डायरेक्टली निकल करके आता है। ठीक है, किसी के साथ मिलजुल कर निकल के नहीं आता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जब आप कुछ भी चीज़, मान लीजिए कोयला अगर जल रहा है, आपका कोयला जो है अगर जल रहा है, अगर वो ढंग से नहीं जला है तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है, तो वो डायरेक्टली रिलीज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेन सोर्स से जो चीज़ एकदम से डायरेक्टली रिलीज हो रही है वो आपका प्राइमरी पोल्यूटेंट होता है। वहीं अगर बात करें सेकेंडरी पोल्यूटेंट की, द्वितीयक प्रदूषक की, तो ये एक ऐसे पोल्यूटेंट होते हैं जो डायरेक्टली नहीं बल्कि आपस में क्रिया प्रतिक्रिया करती है, मतलब कि आपस में मिलते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, स्मोग होती है, तो जो स्मोग होती है वो
जो स्मोक है वो किससे मिलकर के बनी होती है, वो स्मोक से, धुएं से एंड फोग से मिलकर के बनी होती है। तो ये डायरेक्टली नहीं बनी है, बल्कि जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स होते हैं उनसे उनसे आपस में मिल करके वे जब कंबाइन किए हैं तब जा करके बनी है। इसलिए इनको यहाँ पर सेकेंडरी पोल्यूटेंट यानी कि द्वितीयक प्रदूषक बोला जाता है। ठीक है, जब प्राथमिक प्रदूषक आपस में क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं तब वे वायु में निर्मित होते हैं, जैसे स्मोक जो कि धुएं और कोहरे से मिल करके बनता है, डायरेक्टली रिलीज नहीं होता है एनवायरमेंट में। तो ये चीज़ें जो कि डायरेक्ट रिलीज होते हैं वो आपका प्राइमरी पोल्यूटेंट होता है, और जो डायरेक्टली नहीं होती, जो प्राइमरी पोल्यूटेंट आपस में मिल करके करते हैं वो आपका सेकेंडरी पोल्यूटेंट होता है। ठीक है, तो दो तरीके से पोल्यूटेंट्स होते हैं। अब क्लासिफिकेशन भी देख लेंगे। आपको यहाँ पर पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट यानी कि कण के फॉर्म में भी देखने को मिलेंगे, और गैसियस फॉर्म में भी यानी कि गैस फॉर्म में भी आपको यहाँ पर पोल्यूटेंट्स देखने को मिलेंगे। तो हो सकता है आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाएं। जैसे पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स के एग्जाम्पल है, आपको यहाँ पे लेड है, फ्लाई ऐश है, मेटालिक ऑक्साइड है, नैनो पार्टिकल्स है। और गैसियस पोल्यूटेंट्स की बात करें तो जो मैं आपको ऊपर बता करके आई हूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आता है, ओजोन आती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड ये आपके सारे गैसियस पोल्यूटेंट्स होते हैं। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो जब हम लेड की बात करते हैं जो कि आपका कण के रूप में ये प्रदूषक होता है, कणीय प्रदूषक इसको बोलते हैं, पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स होते हैं। ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा हजार्डियस हैवी मेटल्स होते हैं, मतलब काफ़ी नुकसानदायक होती हैं। और ये क्या डैमेज करते हैं, हमारी नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, हमारा जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारे जो भी पाचन के इशू है उनको बढ़ाता है, किडनी को डैमेज करता है, हमारी जो बुद्धि है, जो इंटेलिजेंस है उसको यहाँ पर ये इफेक्ट डालता है। ठीक है, लेड, तो लेड जो है काफ़ी अपने आप में हानिकारक है। गैसियस पोल्यूटेंट्स आपसे यहाँ पे मेजरली पूछे जा सकते हैं। तो गैसियस पोल्यूटेंट्स आपको यहाँ पर पढ़ने हैं, जिसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि मैं आपको ऊपर बता करके आई हूँ। ये बहुत हाईली टॉक्सिक होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड मल्टीपल अमाउंट्स में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है देन कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। 100-200% ज़्यादा होता है, इससे मतलब एक जहर का काम करता है ये। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो कब निकलता है, जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है। कंबशन मतलब जलना, जब कोयले का या किसी भी फॉसिल फ्यूल्स का इनकम्प्लीट कंबशन होता है तब जो है कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर रिलीज होती है, और ये हाईली टॉक्सिक होता है। ये आपको इधर डिस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा, और ये आपके इम्पैक्ट्स हैं, प्रभाव है। ठीक है, तो ये इन जो है इंटरनल कंबशन ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से है। इसके जो सोर्सेज है, अगर ये इसके अलावा तो वोल्केनो होता है, फॉरेस्ट फायर होते हैं जो जंगलों में आग लग जाती है, ग्रीन हाउस गैस की वजह से होता है, और ग्रीन हाउस गैस का तो मेजर हिस्सा होता है ये। इफेक्ट की अगर बात करें तो ये एक पॉइजनिंग का काम करता है, प्रोड्यूस करता है कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, इसका मतलब होता है कि रिड्यूस करना किसको, जो भी आपकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है ब्लड की। भाई ब्लड जो है आपका ऑक्सीजन को कैरी करता है, तो उसकी कैपेसिटी को ये क्या करता है, रिड्यूस करता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, जो ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है, ऑक्सीजन को ले जाने की जो क्षमता है, उसको ये यहाँ पर क्या करता है, रिलीज करता है। तो इसका ये अफेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, अब बढ़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ। तो ये एयर से ज़्यादा हैवियर होता है, और सोर्सेज आर वोल्केनो, इसके वोल्केनो सोर्सेज है, फायर वगैरह, आग वगैरह से। उसके साथ ही ग्रीन हाउस गैस में भी आता है ये। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एस्फाइजेंट गैस। एस्फीजिया का मतलब होता है ये एक ऐसी कंडीशन होती है जब बॉडी के अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन, बॉडी इज डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की कमी जब आ जाती है। ठीक है, तो इसके इफेक्ट क्या होते हैं कि ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, और एक अनकॉन्शियस डेथ यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अदर हार्मफुल इफेक्ट भी है कि इसका जो है हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज, जो भी इसको इनहेल करता है हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उसको यहाँ पर डिजीनेस यानी कि चक्कर वगैरह आने लग जाते हैं, और साथ ही सर दर्द वगैरह यहाँ पर उसको देखने को मिलता है। ठीक है, तो कार्बोनिक रेन देखने को मिलता है पॉल्यूटेड एरियाज जहाँ पर भी इसका जो है अमाउंट ज़्यादा होता है। उसके बाद है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये आपका रेफ्रिजरेटर में यूज़ होता है, एयर कंडीशनर, आपके AC वगैरह में यूज़ होता है, एरोसोल्स में। ये जो होता है आपका हाईली डिस्ट्रक्टिव होता है। ठीक है, इतना आपने ध्यान रखना है। उसके बाद पढ़ते हैं विनाशकारी, मतलब डिस्ट्रक्टिव मतलब विनाशकारी होता है, मतलब बहुत ही एक ड्रास्टिक चेंज लेकर के आता है टू द ओजोन लेयर। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है वो आपका जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर के बारे में आप सभी को पता होगा कि आप हमारी जो अर्थ है, इसका जो ऊपरी जो वायुमंडल है, अर्थ जैसे ये है, इसके ऊपर एक लेयर ही यहाँ पर बना करके चलती है, ओजोन लेयर। अब ये जो ओजोन लेयर है ये ऊपर ही अच्छी होती है, ये क्या करती है, जो सन से जितनी भी अल्ट्रावायलेट हार्मफुल जो किरणें यहाँ पर आ रही होती है उसको ऊपर ही रोक लेती है, और बाद में जो है
सनलाइट को अंदर आने देती है। तो ये जो ओजोन लेयर है इसके अंदर यहाँ पर क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं इसको भी ये कमज़ोर कर रहा है। ठीक है, ओजोन 3 की अगर बात करें, ओजोन 03 वेरी यूजफुल इन द स्ट्रेटोस्फेयर बट हार्मफुल एट द, ये मैंने आपको अभी बताया कि जो अर्थ होती है इसके जो ऊपरी वायुमंडल होता है यहाँ पर ये अपना एक लेयर बनाती है। ये ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर में ही अच्छी होती है, नीचे ग्राउंड में नहीं, क्योंकि ये क्या करती है कि आपकी जो सन होती है उससे जो हार्मफुल रेज होती है उसको यहाँ पर ये रोकती है। ये कैसे प्रोड्यूस होती है, इंडस्ट्रीज से, जितनी भी औद्योगिक वगैरह होती है, फैक्ट्रियाँ होती है, वहाँ से निकलती है, व्हीकल से यहाँ पर रिलीज होते हैं। ग्रीन हाउस गैस इसका एक मेन रीज़न है। और इसका एक टॉक्सिक इफेक्ट देखने को मिलता है, वाटरी एंड इची आइज़ यहाँ पर हो जाती है। पानों में जो आइज़ होती है उनमें काफ़ी मसलन देखने को मिलती है, हम मसलते रहते हैं, काफ़ी दर्द और वाटर वगैरह आने लगता है, पानी आने लगता है आँखों के अंदर। ठीक है, तो ये इसका नुकसान है। उसके बाद है नाइट्रोजन ऑक्साइड, वेरियस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कम अंडर दिस, इसके अंदर काफ़ी ऑक्साइड्स आते हैं नाइट्रोजन के। ये किस लिए होता है, रिएक्शन बिटवीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन एट हाई टेम्परेचर, बट बहुत ही हाई तापमान के ऊपर जब ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आपस में रिएक्ट करते हैं तब ये जाकर के नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है, जैसे कि कंबशन हो रहा हो। ठीक है, इंजन एंड इन इंडस्ट्रीज के अंदर इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं कि ये जो है सांस लेने में हमें रेस्पिरेटरी इशू यहाँ पे हो जाते हैं, साथ ही एस्थमेटिक कंडीशन, यहाँ पे अस्थमा वाली शिकायत हो जाती है और सांस ले फेफड़ों की समस्या यहाँ पर हो जाती है। मेजर रोल होता है इसका फॉर्मेशन ऑफ स्मोक में, जो मैंने आपको ऊपर बताया, जो कि फोग एंड स्मोक से होकर के मिलता है। तो स्मोक के फॉर्मेशन में, एसिड रेन में नाइट्रिक एसिड एंड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। एसिड रेन क्या होता है, अम्लीय वर्षा, वो अब नीचे यहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे तो उस चीज़ के लिए टेंशन नहीं लेना। उसके बाद आपका सल्फर डाइऑक्साइड आता है। सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, एक पंगेट्स में एक कलरलेस जो होता है, ये गैस होती है जो कि मोस्टली वोल्केनिक एक्टिविटी से, इंडस्ट्रियल एरिया से, जितने भी आपके औद्योगिक एरिया होते हैं वहाँ से निकलता है। प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे हमें सांस लेने में समस्या आ जाती है। प्री मैच्योर डेथ देखने को मिलती है एंड डेथ ऑफ सर्टेन नर्व्स व्हेन इनहेल्ड, यहाँ पर बहुत सारी जो नर्व्स आपकी वगैरह होती है वो यहाँ पर जो है डेड कर जाती है अगर आप इसको इनहेल करते हो, इसको अगर आप ब्रीथ करते हो सल्फर डाइऑक्साइड को। तो ये हार्मफुल गैसेज होती हैं। तो ये आपके गैसेज पोल्यूटेंट्स थे जो आपने अभी देखे। अब बात करते हैं इफेक्ट्स क्या होते हैं एयर पोल्यूशन के, वायु प्रदूषण का प्रभाव क्या है। हमने ऊपर कारण पढ़े थे, अब उसके कारण है तो कुछ ना कुछ इफेक्ट भी होंगे। सबसे पहला इफेक्ट है डिजीज़। अगर आप एक ख़राब हवा को इनहेल करते हो, ख़राब वायु को इनहेल करते हो तो आपको यहाँ पर बहुत नुकसान होता है। और जब हम इनहेल करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें रेस्पिरेटरी समस्या यहाँ पर देखने को, श्वसन की समस्या यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, हार्ट डिजीज़ ह्यूमंस के बीच में देखने को मिलता है। लंग कैंसर, यहाँ पर लंग का जो कैंसर है वो यहाँ पर इंक्रीज़ होने लग गया है पिछले कुछ डिकेड से। चिल्ड्रन लिविंग नियर पोल्यूटेड एरियाज आर मोर प्रोन टू द निमोनिया एंड अस्थमा, जो भी बच्चे जहाँ पर भी पोल्यूटेड एरिया ज़्यादा होते हैं उनको निमोनिया या फिर अस्थमा देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग इससे मर जाते हैं ड्यू टू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। तो इसका एक ड्रास्टिक चेंज हमारे अंदर देखने को मिल रहा है। और नहीं सिर्फ एनिमल्स, सिर्फ ह्यूमंस के अंदर नहीं, एनिमल्स के अंदर भी, प्लांट्स के अंदर भी ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। ग्लोबल वार्मिंग एक इसका बहुत ही अहम चीज़ हो जाता है कि आप सभी को पता है जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ होती है तो कहीं ना कहीं हमारे लिए ये जो है हीट जो है, टेम्परेचर जो है अर्थ का वो इंक्रीज़ कर रही है। और इसी टेम्परेचर की वजह से क्या हो रहा है, इस इंक्रीज़ इन अर्थ टेम्परेचर की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। इससे जो ग्लेशियर है वो मेल्ट होते जा रहे हैं और हमारा जो सी लेवल है, यानी कि जो पानी का लेवल है समुद्रों में, वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। ठीक है, और जो बहुत सारे एरिया है वो पानी के अंदर यहाँ पर कहीं ना कहीं डूब चुके हैं इस वजह से, क्योंकि पानी पीने का तो कम है लेकिन समुद्रों में तो बहुत ज़्यादा पानी ना, जो कि हमारे पीने का नहीं होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही है। एसिड रेन की अगर बात करें तो ये आपने पढ़ा होगा काफ़ी जगह पर। एसिड रेन का मतलब होता है जब हम फॉसल फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस निकलती है, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है, सल्फर ऑक्साइड निकलती है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद है, लेकिन जब बारिश आता है तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड जो पानी के साथ मिल करके क्या बनाती है, पिल करके एक एसिडिक फॉर्म में ही आ जाती है। ठीक है, एसिडिक फॉर्म में आ जाती है और इसी को ही फिर एसिड रेन बोला जाता है। एंड फॉल एज एसिड रेन, जो कि डैमेज कर देती है ह्यूमन को, एनिमल को, और ये जिसके भी ऊपर गिरती है उसको ही क्योंकि आप सभी को पता है एसिड कितना भयंकर होता है। ठीक है, जो भी स्टैचूज वगैरह है इनके ऊपर अगर गिर जाती है तो उसको यहाँ पर खराब कर देती है। तो एसिड रेन क्या होती है, जब नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड मिलते हैं और जब बारिश की जो बूंदों के साथ ये मिलते हैं तो फिर ये एसिड फॉर्म में आ जाते हैं, और जब नीचे बरसते हैं, नीचे पाते हैं, तो फिर वो एसिडिक रेन कहलाती है। ठीक है, तो इतना आपने ध्यान रखना है।
ओजोन लेयर का डिप्लीशन यहाँ पे हो रहा है। आप सभी को पता है हमारा जो ऊपरी वायुमंडल उसके अंदर ऊपर जो है ओजोन लेयर होती है, जो कि सन से जो भी हार्मफुल अल्ट्रावायलेट जो किरण होती है उनको आने से रोकती है। लेकिन यहाँ पर आप हमारी जितनी भी एयर पोल्यूशन यहाँ पर हो रहा है, जिससे आपका CO2 रिलीज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज हो रही है, जो कहीं ना कहीं हमारी ओजोन लेयर है उसको डिप्लीट कर रहे हैं। और साइंटिस्ट ने इवन ये पाया है कि ओजोन लेयर में एक छेद भी हो गया है। तो अगर ये ओजोन लेयर नहीं होती है तो कहीं ना कहीं हमारा जीना यहाँ पे खराब हो सकता है, हम लोग यहाँ पे अच्छे से रह नहीं पाएंगे। तो ओजोन लेयर हमारे लिए बचानी बहुत ज़रूरी हो जाती है। डिप्लीटिंग ओजोन लेयर डज नॉट प्रिवेंट द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट। अगर ये डिप्लीट हो रही है मतलब महीन हो रही है, पतली हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं जो अल्ट्रावायलेट रेज है उसको प्रिवेंट नहीं कर पाएगी और ये डायरेक्टली हमारे पास आएगी, जिससे हमारी जो स्किन है, जो डिजीज़ है, आई प्रॉब्लम है, हम लोगों में ये देखने को मिल रही है। तो ओजोन लेयर भी एक बहुत भारी समस्या यहाँ पर क्रिएट हो गई है एयर पोल्यूशन की वजह से। बात करें अगर एनिमल्स की कि पशुओं के ऊपर इसका, जानवरों पे इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो आप सभी को पता है भाई जो एनिमल्स होते हैं वो उन सभी का एक पर्टिकुलर हैबिटेट होता है, मतलब जहाँ पर वो रहती है वो उसका हैबिटेट कहलाता है, ठीक है, जहाँ पर भी वो रहते हैं। तो अगर एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, अगर यहाँ पर पोल्यूशन देखने को मिल रहा है, तो वो हैबिटेट भी इनके लिए चेंज हो रहा है। जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर के अंदर कोई भी एनिमल रहता है, अगर वो टेम्परेचर ही चेंज हो जाता है, फिर जो एनिमल है वो मूव कर जाता है, शिफ्ट कर जाता है एक जगह से दूसरे जगह पर। तो यहाँ पर जो जानवर है, जो एनिमल्स है, जो बर्ड्स है, उनका शिफ्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है और एक लार्ज शिफ्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो एनिमल्स जो है वो अपना खुद का हैबिटेट जहाँ पर वो रहते हैं उसको छोड़ करके नई जगह पर शिफ्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि वो उस जगह के लिए अब जो है एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सटिंक्शन भी हो गया है, मतलब खत्म भी हो जा, बहुत सारी प्रजातियाँ इस वजह से खत्म भी होती जा रही है, अपना आवास जो है छोड़ करके जाने के लिए मजबूर हो गई है। कुछ प्रजातियाँ यहाँ पर खत्म भी होती जा रही है। तो एनिमल्स के ऊपर भी एक ड्रास्टिक चेंज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इकोनॉमी आपसे क्वेश्चन इसमें पूछा गया सिलेबस में, इकोनॉमी पे क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए अगर सिंपल तौर पे बात करी जाए तो एयर जो पोल्यूशन है, जब वायु प्रदूषण होता है तो ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर जितने भी डिजीज़ हैं जो मैंने आपके साथ ऊपर डिस्कस किया है वो हमारे अंदर यहाँ पर कहीं ना कहीं आ जाते हैं। और जब ये आ जाएंगे तो हम पड़ जाएंगे बीमार, और जब बीमार पड़ गए हैं तो फिर हम जो भी काम करते हैं, हम जिस भी पर्टिकुलर फील्ड में काम करते हैं, हम वहाँ से लेते हैं फिर छुट्टी। और जब छुट्टी लेते हैं तो कहीं ना कहीं जो प्रोडक्टिविटी जो होती रहती है उसमें क्या आता है, चेंज आता है, वो कहीं ना कहीं रुक जाती है। और जब प्रोडक्टिविटी रुक जाती है तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है, हमारी जो इकोनॉमी है, वो यहाँ पर इफेक्ट डालती है। और कई बार यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी यहाँ पर डेथ भी देखने को मिल जाती है। कई बार जैसे आप किसी फैक्ट्रीज़ वगैरह में अगर काम कर रहे हो, कोई अगर ऐसी फैक्ट्री है जहाँ पर डस्ट वगैरह काफ़ी मात्रा में है, तो इस वजह से वहाँ पर डेथ वगैरह देखने को मिल जाती है। तो अगर डेथ वगैरह ज़्यादा हो रही है तो लोग वहाँ पर जाना पसंद नहीं करते हैं। तो इकोनॉमी अपने आप में ही यहाँ पर चेंज होती जा रही है, ठीक है। तो एयर पोल्यूशन कैन अफेक्ट बिजनेसेस थ्रू रिड्यूस्ड वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी, वर्क अब्सेंस, यानी कि प्रोडक्टिविटी के अंदर कहीं ना कहीं रिडक्शन है। वर्क अब्सेंस मतलब अगर हम बीमार है तो हम उस चीज़ को अटेंड नहीं कर पाएंगे। प्रीमेच्योर डेथ देखने को मिल रही है, टाइम से पहले डेथ हो जाती है। और लोअर क्रॉप यील्ड्स, जितनी ज़्यादा हमारी यील्ड होनी चाहिए, जितना ज़्यादा हमारा प्रोडक्शन होना चाहिए उतना हो नहीं पाता है। और द लॉन्गर वी टेक टू क्लीन अवर ईयर द ग्रेटर द इकोनॉमिक कॉस्ट विल बी। हम जितना टाइम इस चीज़ को लगाने में करेंगे, हम अपनी हवा को जितना अच्छा यहाँ पर साफ़ करने में लगाएंगे, उतना ही हमारा जो इकोनॉमिक कॉस्ट है वो भी यहाँ पर अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर हमारी अगर हवा ही ख़राब है तो कहीं ना कहीं वो हमारी इकोनॉमी है, हमारी जो अर्थव्यवस्था, उसको भी ये यहाँ पर डैमेज कर रही है। इतना समझे आप सभी। समग्र रूप से वायु प्रदूषण कण पदार्थ, धातुओं और अन्य गैसों या मानक मिश्रण, जैसे मतलब इस चीज़ से क्या होता है ना कि अगर ये चीज़ है तो कहीं ना कहीं हम इंटरनली भी खुश नहीं रह पाते हैं, खुशी में कमी आ जाती है, हम लोगों में अवसाद आ जाता है, मतलब हमें पता ही नहीं रहता हम क्या कर रहे हैं, हम दुखी टाइप रहने लगते हैं। संज्ञानात्मक रूप से हमारा जो कोग्निटिव लेवल है, जो हमारा मेंटल लेवल है, उस रूप से भी हम कहीं ना कहीं खुश नहीं रह पाते हैं। और इसी वजह से अगर ये सारी चीज़ें हैं तो क्या, अगर ये चीज़ें आपके साथ हो रही है, अगर इतनी सारी चीज़ें आपके साथ हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपका जो काम है, जहाँ पर भी आप काम करते हो, आप जो भी प्रोफेशन है आपका, जैसे आपको कोई निर्णय लेना हो तो उसमें बाधा आपको देखने को मिलती है। तो अगर ये सारी चीज़ें हो रही है तो आपका इफेक्ट पड़ रहा है इकोनॉमी के ऊपर कि अगर आप काम ही नहीं कर पाएंगे तो फिर आपकी इकोनॉमी तो यहाँ पर इफेक्ट होगी ही, ठीक है। तो आर्थिक रूप से यह अतिरिक्त कार्य नुकसान पहुँचाता है और सामाजिक रूप से आपराधिक व्यवहार को भी।
अब बात करते हैं एयर पोल्यूशन कंट्रोल, हम लोग कैसे इसका नियंत्रण कर सकते हैं। अगर हम एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन के नाते देखें तो हम इसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं। जैसे अवॉइड यूजिंग व्हीकल्स, हम क्या करते हैं छोटी छोटी जगहों पर, यानी कि अगर थोड़ी दूरी पे भी हमें जाना है तो हम अपने व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं, और व्हीकल से यहाँ पर गैसेज निकलती है। अगर हम सीएनजी नहीं यूज़ कर रहे हैं, अगर हम इलेक्ट्रिक वाले तो अभी आए हैं, सीएनजी वगैरह का हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हम छोटी छोटी जगहों पर अपने व्हीकल का इस्तेमाल करने से अगर बचते हैं। दे शुड प्रेफर पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो भी पब्लिक मोड जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए हैं, हम अगर उसका इस्तेमाल करते हैं तो कम व्हीकल सड़कों पर दौड़ेंगे। कम व्हीकल दौड़ेंगे तो कम गैसेज यहाँ पर हार्मफुल गैसेज रिलीज होगी। ठीक है, तो ये ना सिर्फ प्रिवेंट करता पॉल्यूशन को, बल्कि एनर्जी यानी कि ऊर्जा का संरक्षण भी यहाँ पर करता है। तो इस चीज़ से हम यहाँ पर देख सकते हैं, हम अपना अवॉइड कर सकते हैं अपना व्हीकल को इधर से उधर जाने में। अगर हमें थोड़ी दूर पर भी जाना होगा, कहीं पर भी दोस्त से मिलने जाना है, कहीं पर भी जाना, हम अपना साधन उठाते और निकल पड़ते हैं। एनर्जी का कंजर्वेशन हमें अगर देखने को मिल रहा है यहाँ पर, अगर हम एनर्जी का कंजर्वेशन करते हैं, ए लार्ज नंबर ऑफ फोसल फ्यूल्स आर बर्न्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि हम सभी को पता भाई आज के ट्रेडिशन टाइम में, क्योंकि वो सोलर ऊर्जा वाला जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स मैंने आपको करवाए थे, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी सनलाइट से कर रहे थे, सोलर एनर्जी यूज़ कर रहे थे, वाटर एनर्जी यूज़ कर रहे थे, विंड एनर्जी यूज़ करते थे, जियोथर्मल, ये सारी चीज़ें अगर हम यूज़ कर रहे हैं रिन्यूएबल वाली, तो फिर तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन हम लोग ट्रेडिशनल तरीके से बिजली बनाते हैं जिसके अंदर फोसल फ्यूल्स यानी कि कोयले का इस्तेमाल होता है, और इससे आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पे रिलीज होती है। तो इस चीज़ को हम कैसे कम कर सकते हैं? इस चीज़ को हम बिल्कुल कम कर सकते हैं कि अगर आपके घर में कोई भी चीज़ अगर ऑन है तो हम उसको स्विच ऑफ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस हमारे बिना बात चलते रहते हैं, जलते रहते हैं, तो अगर हम उनको टाइम टू टाइम अगर काम में नहीं है तो अगर हम उसको स्विच ऑफ कर देते हैं तो हम एनर्जी को बचाएंगे। एनर्जी को अगर कंजर्व करेंगे तो हम फोसल फ्यूल्स को कम इस्तेमाल करेंगे, और कम इस्तेमाल करेंगे तो हमारा एनवायरनमेंट भी यहाँ पर क्लीन हो जाएगा। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट और एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होने के नाते आपको ये आज से ही देखना चाहिए कि हमें अपने एनवायरनमेंट को सेव करना है एट द इंडिविजुअल लेवल। आप एक ऐसी एफिशिएंट डिवाइसेस जैसे CFL का आप यूज़ कर सकते हो। आप बल्ब लगाने से अलावा जो आप जो है CFL का इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि आपकी कम ऊर्जा में अच्छी आपको लाइट देता है। ठीक है, तो आप CFL का इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो अपने लेवल पर। यूज़ ऑफ क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज, स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग अगर आप करते हैं, अगर आप मान लीजिए फोसल फ्यूल्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, कोयले का इस्तेमाल नहीं करते हैं, पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, अगर आप अपने घर में सोलर पैनल लगाते हैं और उसी से ही आप बिजली लेते हैं, ठीक है, या फिर आप किसी और भी जियोथर्मल एनर्जी का यूज़ करते हैं, अगर हम क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे किसी भी लेवल पर, तो हम ये कहीं ना कहीं अपनी जो एनवायरनमेंट है उसको यहाँ पर क्लीन करेंगे। बिकॉज ये जो सारी चीज़ें होती है क्लीन होते हैं, बिल्कुल एनर्जी के जो रीन्यूएबल वाले रिसोर्स बिल्कुल क्लीन होते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को किसी भी तरह का कोई भी नुकसान ये नहीं पहुंचाती हैं। तो अगर हम ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो हम एक भागीदारी यहाँ पर दिखाते हैं। अदर जो एयर पोल्यूशन के कंट्रोल मेजर्स हैं वो क्या है? बाई मिनिमाइजिंग एंड रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ फायर एंड फायर प्रोडक्ट्स, अगर हम अग्नि से जलने वाली सभी चीज़ों को यहाँ पे इस्तेमाल करना अगर बंद कर दे, अग्नि और अग्नि उत्पादों के उपयोग को अगर हम कम कर सकें, तो हम इस चीज़ को देख सकते हैं। इफ़ द रिएक्शन ऑफ ए सर्टेन रॉ मटेरियल इज इन इंडस्ट्री प्रोड्यूस, अगर कोई भी आपका कोई भी रॉ मटेरियल है जो इंडस्ट्री में यूज़ होता है, अगर वो पोल्यूटेंट यानी कि प्रदूषक छोड़ता है, जैसे कोई भी हानिकारक गैस छोड़ता है, तो हम ये सुनिश्चित कर ले, हम ये देख ले कि हम किसी एक ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल करें जो कम प्रदूषक छोड़ता हो। ऐसा भी तो हम देख सकते हैं, तो हम अल्टरनेटिव भी तो ढूंढ सकते हैं। तो क्या हम इससे जो फैक्ट्रीज जो भी चलाते हैं, जो उद्योग चलाते हैं, वो अगर ये चीज़ देख ले, भाई मान लीजिए अगर कोई वो ऐसी चीज़ यूज़ करते हैं, मान लीजिए कोयला यूज़ करते हैं, तो उसका अल्टरनेटिव ढूंढ लो भाई कोई, तो इससे भी यहाँ पर एनवायरनमेंट को जो है नुकसान पहुँचाने से बचा सकते हैं। फ्यूल सब्स्टिट्यूशन इज अनदर वे ऑफ कंट्रोलिंग एयर पोल्यूशन, जो भी ईंधन हम लोग यूज़ करते हैं उसके स्थान पर हम कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढ लें, उसका कोई एक अलग चीज़ ढूंढ लें। इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया पेट्रोल एंड डीजल आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय CNG। मैंने आपको ऊपर बताया ना कि पेट्रोल और डीजल से अच्छा हम लोग CNG चला लें, CNG से अपनी कार चला लें। इलेक्ट्रिक वाले तो अभी आए हैं, तो CNG का अगर हम यूज़ करते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस फ्यूल्ड व्हीकल का अगर इस्तेमाल, तो ये सब्स्टिट्यूट हो गया। ठीक है, पहले हम पेट्रोल डीजल से चलाते थे, इसका सब्स्टिट्यूट हमने ढूंढ करके CNG ले लिया कि ठीक है अब इससे नहीं चलाएंगे, फिर हमारा एनवायरनमेंट बच जाएगा, हमारा जो है पोल्यूशन यहाँ पर रुक जाएगा। तो ये हम कर सकते हैं। अनदर वे ऑफ कंट्रोलिंग एयर पोल्यूशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्रीज इज़ टू मॉडिफाई एंड मेंटेन एग्जिस्टिंग पीस ऑफ, हम जो भी चीज़ें अपने यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, अगर हम उसको टाइम टाइम मेंटेन करते रहें, मॉडिफाई करते रहें, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं जो कि पोल्यूटेंट्स को यहाँ पर रिलीज़ कर रहे हैं, तो ताकि वो सारी चीज़ें मिनिमाइज हो सके। ठीक है, हम अपने तरीके से ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये तो अपने ऊपर है कि हम अगर इस चीज़ के बारे में कंसर्न हैं, अगर हम अपनी एयर पोल्यूशन के बारे में कंसर्न हैं, तो हम यहाँ पर अल्टरनेटिव्स ढूंढ सकते हैं।
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट है द लास्ट एंड द बेस्ट वे ऑफ रिड्यूसिंग द इल इफेक्ट ऑफ एयर इज ट्री प्लांटेशन। ये बेस्ट तरीका होता है एक, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्री प्लांटेशन, पेड़ लगाने चाहिए है ज़्यादा से ज़्यादा। जितना हम पेड़ लगाएंगे उतनी अमाउंट में, जितना भी, क्योंकि हम डिफोरेस्टेशन करते जा रहे हैं। पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था ना, हम लोग डिफोरेस्टेशन करते जा रहे हैं, पेड़ों की कटाई करते जा रहे हैं, और अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो CO2 का लेवल हमारे एनवायरनमेंट में बढ़ जाएगा। इसलिए यहाँ पर ट्री प्लांटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कहीं ना कहीं जो CO2 है उसको बैलेंस यहाँ पर पेड़ पौधे कर पाते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स एंड ट्रीज रिड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ पोल्यूटेंट्स इन द एयर, ये सारे बहुत अच्छा काम करते हैं। आइडियली प्लांटिंग ट्रीज इन एरियाज ऑफ हाई पोल्यूशन लेवल, जहाँ पर भी आपको हाई पोल्यूशन लगता है, जहाँ पर भी आपको लगता है पोल्यूशन का लेवल एक्सट्रीम हो चुका है, वहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर पेड़ लगाएं तो हमारे लिए वहाँ पर बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो हमें भी एज ए इंडिविजुअल ये चाहिए कि हम भी अपने घरों के अंदर कम से कम पेड़ लगाएं, जितने भी हो सके उतने ज़्यादा आप पेड़ लगाएं। अगर आप ये सोचें कि हमें पेड़ लगाए, जैसे आप अपने बर्थडे पे पेड़ लगा सकते हैं ना, ऐसे हम कर सकते हैं भाई। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको यहाँ पे एयर पोल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको यहाँ पर वाटर पोल्यूशन कवर कर देंगे, और कोशिश मेरी पूरी है कि मैं आपको विद इन 10 डेज सारी चीज़ें यहाँ पर कवर करा दूँ। अप्रैल के फर्स्ट वीक तक मेरी पूरी जो है कोशिश आपको सारी चीज़ें कवर करा दूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आया तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना आपको सेशन कैसा लगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो भाई। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।